बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन नुक्ते रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आज आपके सामने हाजिर है। बड़े अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें कि सबसे पहले तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज हुआ है कि ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है या हाई कोर्ट जजेस को अपने तौर पर नोटिफाई कर सकता है, चीफ जस्टिस का ये इख्तियार है या नहीं। उस पर लार्जर बेंच के लिए मामला कमेटी को भेजा गया था और कमेटी ने जो लार्जर बेंच बनाया है वो आपके सामने आ चुका है। उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, उसके अलावा जस्टिस अकील अब्बासी भी उसके हिस्सा हैं, और उसके अलावा सुहेल साहब अगले जज साहब कौन है उसमें? मेरा ख्याल है वो हैं जस्टिस इरफान सादत साहब। इरफान सादत, आप 7 रुकनी बेंच की बात कर रही हैं या 5 रुकनी? 5 रुकनी बेंच की। 5 रुकनी जो बेंच है उसमें आपको पूरा जो है ना हम कंपोजिशन सामने रख देते हैं। 4 जुलाई को कल यानी कि इसकी समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है और जस्टिस अकील अब्बासी। ये पांच रुकनी बेंच है। अब इसमें से आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे देखने वाले, तो काजी साहब तो कहते दावा करते हैं कि बेंच देख के कोई फैसला नहीं कर पाता कि मतलब फैसला क्या होगा। लेकिन मेरा ख्याल है लोग ज़्यादा सियाने हैं हम सब से, हम भी कुछ शायद अंदाज़ा ना लगा सकें, हमको खुशगुमानी में आ जाते हैं, कुछ और चीज़ों भी पड़ जाते हैं। एक पब्लिक फैसला कर चुकी होगी ट्विटर के ऊपर अब तक। दूसरा बेंच है जी मिलिट्री कोर्ट्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेंच है। इसकी सरबराही पहले की तरह अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं इस पर, लेकिन 6 नहीं 7 रुकनी बेंच बना तो 6 वाली जिद से ख़त्म हो गया। और इसमें भी जो 2 नए आने वाले जजेस हैं, 3 में से उन 2 को शामिल किया गया है। जस्टिस अकील अब्बासी इसका हिस्सा है, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब को इसका हिस्सा बनाया गया है, और जस्टिस इरफान सादत इसमें पहले से ही मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल इस बेंच का हिस्सा बने हैं, जिनको पहले हिस्सा नहीं बनाया गया था क्योंकि उन्होंने वो 9 मई के कुछ मुल्ज़मान को बेल दे दी थी, इस वजह से गालिबन वो इस बेंच का हिस्सा उस वक्त नहीं बन पाए थे, लेकिन अब वो इस बेंच में आ चुके हैं। 7 रुकनी ये बेंच है, तो 3 कराची वाले जस्टिस मोहम्मद अली हाँ जी रिजवी साहब कराची वाले जज शामिल हैं जी इसमें। 8 जुलाई को इसकी समाअत होनी है। अब नाज़रीन बेंचेस के ऊपर राय सुहेल रशीद साहब से पहले लेते हैं। सुहेल साहब, ट्रिब्यूनल पहले तो ये बताएं, शहजाद मलिक साहब जो इन दोनों जजेस से सीनियर थे, उनकी अब वो इग्नोरेंस लिस्ट में आ गया, उनको किसी मेन बेंच में शामिल नहीं किया गया। इनिशियल जो बेंच बने हैं, जो लार्जर बेंचेस बने हैं, देखें एक्सपेक्टेड भी ये था। एक तो ट्रिब्यूनल वाले में वो नहीं हो सकते क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में उनकी एक पोजीशन रही है इस सारे मामले के ऊपर, और वहीं से ये सारा मामला शुरू हुआ और वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसलिए उसमें तो उनका बनता भी नहीं था, उसमें नहीं शामिल किए गए। दूसरा जो 7 रुकनी बेंच है मिलिट्री कोर्ट्स वाला, उसमें उनको शामिल किया जा सकता था और सीनियरिटी प्रिंसिपल में भी शामिल किया जा सकता था, लेकिन उसमें भी उन्हें नहीं किया गया। दोनों अहम नौयत के केसेस उसमें उनको नहीं रखा गया और उनको लाया भी ऊपर से गया था जी क्रिमिनल केसेस के माहिर हैं। तो इतना बड़ा क्राइम जो एक 9 मई का है उसके ऊपर उनको मेरा ख्याल है अच्छा एक डेब्यू करवाया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो नहीं हुए। उनको मेरा ख्याल ये है कि उनको जो बैकलॉग है ना, बैकलॉग बहुत ज़्यादा फौजदारी केसेस का, क्रिमिनल केसेस का, कत्ल के मुकदमात, इस तरह की अपीलें 15,000 हाँ, तो वो मेरा ख्याल है सारे उनको दिए जाएंगे और वो उनको ही निपटाएंगे। वो किसी ऐसे हाई प्रोफाइल मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द किसी ऐसे शाहिद बिलाल को भी इसीलिए रहा गया था कि वो भी क्रिमिनल केसेस। अच्छी बात है, वो उन लोगों को भी दें। हम ये देखते हैं कि जो 7 रुकनी और 5 रुकनी बेंच बना है, इसके ऊपर डेफिनेटली एक राय तो हम ज़रूर दे सकते हैं, ऑब्जेक्शन तो कोई नहीं कर सकता, और ना ये कह सकते हैं कि ये जी सुप्रीम कोर्ट के ये वाले जजेस इंसाफ नहीं करते या इंसाफ नहीं करेंगे। बिल्कुल हल्फ है उनका, वो अपने हल्फ की पासदारी, हम तो ये तवक्को रखते हैं कि उसके मुताबिक ही करते हैं वो फैसले और करेंगे भी। लेकिन चूंकि बेंचों की कंपोजिशन माजी में क्वेश्चन होती रही है, जस्टिस उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस है उनके दौर में हम ख्याल की एक टर्म कॉइन की गई थी कि जी वो अपने हम ख्याल जजेस को ही रखते हैं। तो इस कंपोजिशन को अगर हम सीनियरिटी वाइज देखें तो एक तरफ चीफ जस्टिस और फिर उसके बाद नीचे वाले जजेस जो है ना दरमियान स्किप हो जाता है। जस्टिस आयशा मलिक मिलिट्री कोर्ट्स में तो चलो पहले वो इशारा ट्रिब्यूनल वाले केसेस में तो हो सकती थी, वो भी नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला वो नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं है, ये सारे लोग जो है ना उसमें से एकदम जंप होता है। हाँ जी, और चीफ जस्टिस के बाद वो वाले लोग जो अभी नए नए हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चूँकि चीफ जस्टिस के वोट से ऊपर आते हैं तो वो थोड़े से मोहतात भी होते हैं, नए नए दिनों में ज़्यादा इख्तलाफ करते भी नहीं हैं। ये एक राय होती है। मेरा ख्याल, मेरी ज़ाती राय ये है कि ऐसा भी नहीं हो सकता, वो एज जज तो इंडिपेंडेंट ही हैं और वो अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप लेकिन बहरहाल
बेंच की तश्कील से ये ज़रूर लग रहा है कि एक मुख्तात और सोच समझ के तश्कील दिया गया बेंच है। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, एक मिनट मेरा सब एक मिनट मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। सवाल मेरा सुहेल साहब, ये आपने क्योंकि मोहतात बात की है, जजेस कमेटी अकेले चीफ जस्टिस तो बेंच बना नहीं सकते, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं, तो किसी एक ने दोनों में से साथ दिया तो मेजॉरिटी या मुतफिका ये बेंच बना ना, अगर दोनों ने साथ दिया तो अगर इतना ही मामला ख़राब हैं तो फिर वो लोग इत्तेफाक उन्होंने क्यों किया? ये हो सकता है एक दो नाम उन्होंने बीच में प्रपोज कर दिए कि इनको डालने चले जी, वो साथ बीच में ऐड हो गए। ये बिल्कुल ऐसी बात तो है। ये अकेले चीफ जस्टिस को जिम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता। बात पे मैं दे ही नहीं रहा, मैं दे ही नहीं रहा, ये तो कमेटी से होता है। और ये जो हम पिछले दिन काफ़ी दिन से बात कर रहे हैं कि 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह के मामले पर, तो उसमें भी कमेटी साथ शामिल है। वो अगर राय देती और रजिस्ट्रार को कहते नोट दिया, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी नहीं हुआ। वो भी दो जजेस उन्होंने इस चीज़ के हक में रिमार्क्स भी नहीं दिए ओपन कोर्ट में कमेटी लेकिन सुहेल साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से, जस्टिस इरफान सादत की यहाँ पर उस दिन ओथ टेकिंग थी, जिस दिन मैं चीफ जस्टिस के साथ खड़ा था, एक वकील साहब, मैं नहीं जानता उनको कि कौन से, उनका नाम क्या था, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से पूछा कि जी बेंचेस की तश्कील के हवाले से, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये, मैंने खुद अपने कानून से ये सुना, उन सब ने खड़ा था उन्होंने कहा जी कि मेरा बेंचेस की तश्कील के हवाले से वही कुलिया वही असूल है। जब मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था तो अपने साथ में सब मोस्ट जूनियर को बिठाया करता था, वही कुलिया मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है कि मैं अपने साथ मोस्ट जूनियर को बिठाता हूँ। जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया था जस्टिस इरफान सादत ने, उसी दिन उन्होंने उसको अपने साथ, चीफ जस्टिस ने अपने साथ बिठाया उनको। और ये 184 जजेस कमेटी वाला जो मामला है ना, ये रेगुलर बेंच में बिठाए ना सर, ये स्पेशल बेंच, मैं वही कह रहा हूँ, ये वैसे ही है, ये वहाँ पर वन मैन शो चल रहा है। और फिर जो जस्टिस, आपने जस्टिस अतमुल्लाह की बात की, तो जस्टिस अतमुल्लाह के हवाले से जजेस कमेटी में इस बात पर तकरार भी हुई कि जस्टिस अतमुल्लाह को इस तरह के केसेस में शामिल करना, इसलिए कि वो बाउंड्री क्रीज से बाहर निकल कर छक्के लगाते हैं, इस हवाले से तकरार भी हुई, इसलिए उन्हें इससे इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। अच्छा, ये बड़ी इतला आप दे रहे हैं कि मैं आपको सही कह रहा हूँ कि जजेस कमेटी नहीं, डिटेल नहीं, लेकिन मुझे इतना ही पता, जजेस कमेटी के दरमियान जब ये मामला थे तो उन्होंने कहा कि जस्टिस अतमुल्लाह को इस तरह के बेंचेस में शामिल नहीं करना, क्योंकि ये क्रीज से बाहर निकल कर जो छक्के लगाते हैं, ठीक है। और जो आप बात कहते हैं ना कि जजेस कमेटी के हवाले से, ठीक है, जस्टिस मुनीब अख्तर, मंसूर शाह के हवाले से, वहाँ भी वन मैन शो चल रहा है भाई। मुझे एक बात बताएं, से बाहर निकल के छक्का लगाना बैट्समैन की बुराई गिना जाता है या अच्छाई गिना जाता है? अच्छा ही गिना जाता है, लेकिन इनके नज़दीक शायद वो कहेंगे कि नहीं, बाहर निकल के छक्का लगाना क्रिकेट के रूल्स में गुनाह या जुर्म तो नहीं है? बिल्कुल जुर्म नहीं है जी। अगर टीम आपकी हार रही हो तो वो बाहर निकल कर अगर वो छक्का लगाता है, टीम को जिताता है, जितवाता है, पहली गेंद पे भी लगा सकता है। एक सवाल मेरा भी ले लें, अपनी दिलेरी की बात है ना। हाफिज़ कुरान के केस में आप पूरे 184(3) के मुकदमात को समाज से रोक दें, ये क्रीज से बाहर निकल के नहीं खेला गया था? ओ यार, इनका अच्छा, ज़ुल्क़रनैन साहब, चीफ जस्टिस साहब का एक थोड़ा सा मसला है यार। वो मसला ये है कि कुछ चीज़ों को सिरे से सर बिलीव ही नहीं करते, सिरे से मानते ही नहीं है। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 6 जजेस से खत लिखा, तो ये उस बात को लेकर आज तक बैठे हुए हैं जी, मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। वो जो एटेसी सरगोदे वाला जज था या पिंडी वाला जज था, तो किसके दौर में ये मुदाखलत हुई यार? एक जिस तरह वो इस पर बिलीव बिल्कुल नहीं करते। फिर वो बेंचेस बना दिए, एक उस बेंच के लिए अभी तक मुसरत अली साहब का शायद इंतजार हो रहा है। मुमकिन है उनका इंतजार हो रहा है कि वो ठीक हो, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला दे। और फिर एक और जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस साहब जनाब कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर गलतियाँ की है, वो वकील इलेक्शन कमीशन का सामने खड़े होकर कहता है जी कि आपने जो फैसला दिया आपने उसकी दुरुस्त तशरीह की है। पता क्या कह सकता है यार? ये कुछ चीज़ों पर इनका बिलीव ही नहीं है मुकम्मल। ये फौजी दालतू वाला केस कितने अर्से के बाद इन्होंने बढ़ाया? अभी काफ़ी 1.5-2 माह तो कम से कम 2-3 माह हो गए। ये ईद, छोटी ईद से पहले जब इसका फैसला लास्ट हेयरिंग थी इसकी, 2-3 माह। और लैंडमार्क जजमेंट दी हुई थी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने जब जस्टिस थे। ये अलमिया ये है कि वो जस्टिस फाइज साहब कहीं गुम हो गया, और हमारे सामने जो खड़ा है, जिसका आप रोजाना देखते हैं जिन्हें, वो चीफ जस्टिस फाइज साहब, उसका अपना रंग रूप है जनाब, वो अजीब व गरीब किस्म का रंग रूप हमारे सामने है। सुहेल साहब, ये राय साहब की नज़र में तो अजीब व गरीब रंग रूप है। अब कल जो समाअत होनी है ट्रिब्यूनल्स की, इस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलग से एक ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे वो भी मामला ट्रिब्यूनल की तश्कील का है, और वो लॉ भी गालिबन चैलेंज हुआ हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये भी तो मुमकिन है कि कोर्ट को बताया जाए कि जी वहाँ ऑलरेडी चैलेंज है, तो लेट देम डिसाइड फर्स्ट। लेकिन वो तो ऑर्डिनेंस चैलेंज है ना, जो ऑर्डिनेंस के रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ,
कल जब ये हेयरिंग होनी है, कल ही सेनेट का इजलास भी बुला लिया इस लॉ को पास करने के लिए। पास करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा जी, पार्लियामेंट तो ने पास आप पास देख कर लें, दिया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो कानून है, तो अब तो हो नहीं सकता। अब तो हो नहीं तो वो उस मामले में ये चले जाएगा सारा केस, और इसमें देखा ये जाएगा। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस पीछे पहली जब समाअत हुई थी उसमें एक चीज़ तो वाजे कर चुके हैं, वो ये वाजे कर चुके हैं जी कि हर चीज़ में लाजमी कन्फ्यूजन फैलानी है। बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है ये किसका ट्रिब्यूनल लगाना। हाँ, ऑर्डिनेंस की हैसियत वो में जरूर मुखालफत चैलेंज की करते थी कि हैं। जब पार्लियामेंट है तो आप ऑर्डिनेंस से क्यों चला रहे हैं, या पार्लियामेंट चलाएगी या ये चलाएंगे। तो कल पहली समाअत है, उसके बाद मुमकिन है गवर्नमेंट कल ही बता दीजिए कि ये आज पार्लियामेंट में पास हो जाएगा और कानून की हैसियत अख्तियार अगर कर लेगा। पास ना हुआ ना पार्लियामेंट से, तो फिर मेरे ख्याल में कौन वही अपोज स्टेटस करेगा? बरकरार रहेगा। सेनेट से आपको लगता है कि पास नहीं होगा? मुमकिन है जी कि वो हो सकता है कि ना भी पता नहीं रहा, तो वो कौन सी दुनिया में यार रह वो के एक तरफ तो जुल्करनैन साहब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हाउस को इनकम्प्लीट नहीं रखा जा सकता, तो सेनेट भी तो इनकम्प्लीट है ना यार। सर वो इसी केस से रिलेटेड ये सारा कुछ मखसूस सीटों वाले से। और अब देखते हैं अगले मंगल को मखसूस सीटों का मामला क्या होता है, क्योंकि वो होगा तो उसके बाद ही सेनेट का इलेक्शन होगा KPK की हद तक। हाँ। ये भी बड़ी अजीब बात है, जैसे पहले 2 सूबों में 1.5 साल निगरान गवर्नमेंट चलती नहीं, अब सेनेट इतने अरसे से गैर वो अनरिप्रेजेंटेड जा रहा है KPK, इसकी फिक्र किसी को नहीं हो रही। हाँ। ये इस मामले पे कोई तो गौर चीफ नहीं कर जस्टिस रहा। साहब कहते हैं जी कि हाउस को खाली नहीं रखा जा सकता, मखसूस सीटें खाली नहीं छोड़ी जा सकती, मखसूस सीटें। सेनेट की बेशक खाली रहे। सेनेट बेशक खाली रहे, ये इसके ऊपर सारा जोर रखा हुआ है। सुरेश साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? आज इद्दत वाला केस भी था और 12 जुलाई तक उन्होंने कहा कि 12 इद्दत जुलाई वाले से पहले केस में पहले मेरी वही पोजीशन है, मैं उस पे इतना ज्यादा नहीं, comment अफजल करना मजूका ने कहा जी कि मैंने 8 जुलाई को फैसला देना जी, बात नहीं, सही है। 8 जुलाई को डेट दी, उन्होंने कहा जी 12 से पहले पहले आपने इस केस को कंक्लूड इद्दत वाला। हाँ, 12 से पहले कंक्लूड करना तो डायरेक्शन है ना, चूंकि डायरेक्शन केस में तो उन्होंने कंक्लूड तो करना ही है। तो इसमें कोई नए फैक्ट्स तो अभी सरफेस नहीं हुए, वही Exactly. वाला केस है, वही केस है। जिस केस में कोई केस नहीं है और जिस केस को बनाने वाले भी छुपते फिरते हैं। तो मसला ये होता है कि गवर्नमेंट का भी उसको ऑन करती है। नहीं, वो नॉन लीग वाले तो कहते हैं हमारे से तल्लुक ही अच्छा, वो नहीं है। कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्हीं के प्रोसिक्यूटर के खड़े होके जो है ना वो सजा की हिमायत भी कर रहे हैं। ये मतलब बड़ी अजीब सी लेकिन बात एक है। बात मुझे समझ नहीं आई कि जिस प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत की थी उसको हटा दिया था, नया लगा दिया, वो रियासत कह के रहे थे। नजदीक इस वक्त सबसे बढ़कर जो मोहसिन नकवी है या फिर खावर मानिका है, वो जिस बंदे की लड़ाई हुई थी वकील को, उसको उन्होंने पकड़ कर अंदर डाल दिया जनाब कि तू उसने मुका क्यों मारा। और बहरहाल ये चीज़ें लगी रहेंगी। कल का दिन अहम है और ये महीना अहम है जुलाई का। हाँ, जुलाई तय करेगा कि इस मुल्क पे सावन बरसेगा रहमत का या इसमें हब्स ही बाकी रहेगा, या सैलाब और ये आएगा सबको तय- भागे ले और जाएगा। ये तय यहीं से होना है, सुप्रीम कोर्ट से होना है। ये डायरेक्शन देखें, ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है ममालिक को, कौमों को, इदारों को कि चीज़ें ठीक करें और आगे बढ़ जाएं, या फिर मज़ीद ख़राब कर लें। तो ये एक और मौका है। आइन क्या कहता है आपके सवाल इसमें? आइन ने जो है ना मुकम्मल आइन खामोश कहता है है। कि सिर्फ फाइल देखें। आइन ने कहा कि फाइल से हट के नहीं जाना, आपने इंसाफ नहीं करना, खाली फाइल पर रह के फैसला करना है। हम कहते हैं कि मफूल भी देखें जो फाइल अवाम भी है। लेकिन वो सिर्फ फाइल देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही नाजरीन, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बड़े अच्छे। यार एक बात नाज़रीन में मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 3 माह पहले ये स्टार्ट किया था चैनल, और जिस तरह आपने पिज़राई दी हमें दिसंबर में 6 माह दिसंबर 6 माह पहले, लेकिन प्रॉपरली हम फरवरी से इस पर काम कर रहे हैं। जिस तरह पिज़राई आपने हमें दी और आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आपका सिलसिला ये इसी तरह जारी रहा तो इंशाल्लाह हम इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे और इस पर जिद्दत और लाएंगे। वो जिद्दत लाएंगे फिर वो आपको बताया जाएगा। चलें, टिल देन अल्लाह हाफिज़।